नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिमी दर्शन के एक काफी जाने माने विचारक टॉमस हॉब्स की, जी। और खास तौर पर उनके मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के सिद्धांत पर। हमारे पास हॉब्स का मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद सिद्धांत और आलोचना से कुछ जानकारी है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। तो हॉब्स का मूल दावा तो यही था कि इंसान जो भी करता है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है। बिल्कुल, सेल्फ इंटरेस्ट सबसे ऊपर। और ये विचार उस वक्त आए जब इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था। मतलब बड़ा उथल पुथल का माहौल था। हाँ, वो माहौल जरूर उनके विचारों पर असर डाला होगा। हाँ, तो चलिए देखते हैं इस स्रोत से हम हॉब्स की सोच के बारे में क्या समझ पाते हैं कि भाई इंसान कैसा है, समाज क्यों बना, ये सब। जरूर। तो हॉब्स ने अपनी किताब लेवियाथन जो 1651 में आई, उसमें कहा कि इंसान तो भाई फितरतन पूरी तरह स्वार्थी है। हाँ, और दो इच्छाएं सबसे जोरदार हैं, एक तो अपनी जान बचाना, बिल्कुल, सुरक्षा। और दूसरा ज्यादा से ज्यादा सुख पाना। बाकी सब इच्छाएं वो कहते हैं इन्हीं से निकलती हैं। हाँ, ये उनका कोर आर्ग्यूमेंट था और इसी से जुड़ा है उनका अच्छा और बुरा का कॉन्सेप्ट। अच्छा, वो कैसे? उनके लिए ना कोई चीज अपने आप में हमेशा अच्छी या बुरी नहीं होती। मतलब ये फिक्स नहीं है। ओह, जो चीज आपकी इच्छा पूरी करने में मदद करे वो आपके लिए अच्छी हो गई, जो रुकावट डाले वो बुरी। यानी ये पर्सन टू पर्सन बदल सकता है। हाँ, और हालात के हिसाब से भी। ये एक तरह का रिलेटिविज्म है, नैतिक सापेक्षतावाद जिसे कहते हैं। तो हॉब्से मानते थे कि हम स्वार्थी होने के लिए एक तरह से मजबूर हैं, जैसे पत्थर नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, कुछ ऐसा ही। उनका मानना था कि ये हमारी प्राकृतिक बनावट है, इसमें कोई दोष नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर सब इतने ही स्वार्थी हैं तो फिर ये समाज, ये ग्रुप्स कैसे बने? लोग साथ क्यों आए? हाँ, ये बड़ा सवाल है। यहीं पर हॉब्स अपनी प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर की थ्योरी लाते हैं। स्टेट ऑफ नेचर, ये क्या था? समाज बनने से पहले का समय, बिल्कुल। जब कोई कानून नहीं, कोई सरकार नहीं। हॉब्स कहते हैं कि वो हालत बहुत भयानक थी। कैसी थी वो? वो थी हर किसी के खिलाफ युद्ध। मतलब सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। अरे बाप रे। हाँ, हर कोई दूसरे को अपनी इच्छा पूरी करने का बस एक जरिया समझता था। नतीजा लगातार डर, हिंसा, असुरक्षा। जीवन उनके शब्दों में दुखद, पाश्विक और छोटा था। सुनने में ही भयानक लग रहा है। कोई तरक्की नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, बस जीने की जद्दोजहद। तो फिर लोग इस हालत से निकले कैसे? कैसी डर की वजह से? एकदम सही। यही आता है उनका मशहूर सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, लोगों ने यह महसूस किया, अपने स्वार्थ के लिए ही सही, कि इस लगातार लड़ाई से तो अच्छा है कि कुछ नियम बना ले। अच्छा। तो उन्होंने आपस में एक समझौता किया। अपनी जान और थोड़ी शांति पाने के लिए उन्होंने अपने कुछ अधिकार, खासकर हिंसा करने का अधिकार, एक संप्रभु शासक या सत्ता को सौंप दिए, ताकि वो सबकी रक्षा कर सके। हाँ, ताकि वो व्यवस्था बनाए रखे, कानून लागू करे और बाहरी खतरों से बचाए। तो ये समझौता भी हॉब्स के अनुसार दूसरों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने की स्वार्थी इच्छा से ही हुआ। मतलब समाज भी स्वार्थ का ही नतीजा है। उनके हिसाब से तो यही है। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह सच लगती है? हम तो देखते हैं लोग परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, यहाँ तक कि देश के लिए भी निस्वार्थ भाव से कितना कुछ करते हैं। सैनिक जान दे देते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी आलोचना है हॉब्स के सिद्धांत की। ये बिल्कुल वाजिब नुक्ता है। तो हॉब्स के मानने वाले इसका क्या जवाब देते हैं? उनके समर्थक शायद ये कहें कि देखो, ये जो त्याग है ना, इससे भी व्यक्ति को एक किस्म का आत्मसंतोष मिलता है, एक गर्व महसूस होता है। अच्छा। और ये संतोष भी तो आखिर में एक तरह का स्वार्थ ही है, अपनी खुशी के लिए किया। ओह, घुमा फिराकर बात वहीं आ गई। हाँ, वो तर्क को ऐसे मोड़ देते हैं। लेकिन इसी बात पर बिशप बटलर जैसे आलोचकों ने कड़ी आपत्ति जताई। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? बटलर ने कहा कि हॉब्स ने ना क्रम उलट दिया है, गाड़ी को घोड़े के आगे लगा दिया है। मतलब ये कि हम पहले परोपकार का काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं या अपना कर्तव्य निभाते हैं, और उसके बाद उसके नतीजे में हमें संतोष मिलता है। हाँ, ये बात तो सही लगती है। संतोष उसका कारण नहीं है, वो उसका फल है। हॉब्स कहते हैं कि हम संतोष पाने के लिए वो काम करते हैं। बटलर कहते हैं नहीं, हम काम करते हैं और संतोष मिल जाता है। ये बड़ा फर्क है। बिल्कुल, ये नजरिया काफी अलग है। और अगर हम मान लें कि इंसान में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ ही है, तो फिर
सहानुभूति, दया, न्याय की भावना, कर्तव्य, इन सब का क्या होगा? ये भी तो इंसान का हिस्सा है। हाँ, इन भावनाओं को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही कहा। तो शायद हॉब्स की तस्वीर पूरी नहीं है। हाँ, स्वार्थ एक बहुत ताकतवर मोटिवेशन है, इसमें कोई शक नहीं, पर शायद यही सब कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर हॉब्स के इन विचारों से हम क्या लेकर जाएं? क्या हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे अच्छे दिखने वाले काम भी कहीं ना कहीं छुपे हुए स्वार्थ से ही जुड़े हैं? देखिए, हॉब्स का सिद्धांत हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। वो हमें मानव स्वभाव के एक शायद थोड़े अंधेरे पहलू को दिखाता है। भले ही ये पूरी सच्चाई ना हो, जैसा कि आलोचक कहते हैं, पर ये हमें ये सवाल पूछने पर उकसाता है कि हमारे इरादों में स्वार्थ का कितना हाथ होता है। और ये एक जरूरी सवाल है मेरे ख्याल से। और शायद एक सवाल ये भी उठता है कि अगर हॉब्स पूरी तरह सही नहीं है, तो फिर ये स्वार्थ और परोपकार के बीच की जो लकीर है, वो कहाँ है? क्या वो तय है या हालात के साथ बदलती रहती है? बिल्कुल। ये संतुलन कैसे बनता है और क्या ये वाकई कभी साफ हो पाता है, ये सोचने वाली बात है। शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हाँ, इस पर वाकई गौर किया जा सकता है।